Hello everyone, I welcome you all. As you know, we are doing a chapter salary and we already discussed all taxable perquisites and all taxable allowances. Now we have to discuss the perquisites which are exempted perquisites in case of all employees, whether it is a specified employee or non-specified employees. Firstly, we do the medical facility provided by employer to his employee and the family member of employee. हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी, जैसे आपने एक अलाउंस पढ़ा होगा मेडिकल अलाउंस, वहाँ पे क्या था, जो भी मेडिकल के लिए खर्चा था वो इन कैश में दे रहा था। तो मेडिकल अलाउंस जो भी फिक्स मेडिकल अलाउंस थे हमारे क्या थे, फुली टैक्सेबल। ये है फैसिलिटी दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाके जितना खर्चा है वो खुद पे कर रहा है एम्प्लॉयर, इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एंड द फैमिली मेम्बर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो ठीक है, हमें समझ आ गया। अब फैमिली मेम्बर में कौन कौन आता है, फैमिली मेम्बर में एक तो आएगा स्पाउस और उसके खुद के चिल्ड्रन। स्पाउस का मतलब क्या होता है, अगर हम हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो स्पाउस हो गई उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं तो स्पाउस हो गया हस्बैंड, मतलब पति पत्नी और उसके खुद के बच्चे। और कौन कौन इसमें इंक्लूड है, ब्रदर, मदर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो क्या है, डिपेंड है एम्प्लॉय के ऊपर, वो इसमें सारे कवर है। ठीक है, ये हो गई हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इसका लॉ पढ़ते हैं। लॉ में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी हो सकता है इन इंडिया प्रोवाइड कराई जा रही है या आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, इन इंडिया में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ठीक है, या हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयर ओन करता है, ऐसे हॉस्पिटल में अगर उसका फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो ये क्या हो जाएगा, फुली एग्जम्प्ट। ठीक है, दूसरा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्या है हमारे पास, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़, कोई जैसे कोई ऐसी बीमारी है, उन डिजीज़ के लिए इलाज हो रहा है इन अ हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल में जो अप्रूव्ड किए हुए हैं, अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने हमें अप्रूव किया हुआ है ऐसे हॉस्पिटल और प्रिस्क्राइब डिजीज़ का इलाज हो रहा है, तो ये भी क्या होंगे, हमारे फुली एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर अदर देन दिस है, इसके अलावा कोई भी क्या कहते हैं हमारे पास मतलब एम्प्लॉय का इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि चीफ कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किए हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। पहले क्या था, 2018 से पहले यहाँ पे 15,000 तक एग्जम्प्ट था, उसके आगे टैक्सेबल था, बट अब ये पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 50,000, तो इस वजह से इसको अब क्या कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया। और अगर इसमें आता है हमारे पास कोई भी पेमेंट और रीइंबर्समेंट हो रहा है, मतलब रीइंबर्समेंट मतलब एम्प्लॉयर दे रहा है उसको बाद में रीइंबर्स कर रहा है, ऑफ क्या, प्रीमियम, जो भी उसने पॉलिसी ली है प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसकी पेमेंट या वो रीइंबर्स कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इन इंडिया अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसे हॉस्पिटल्स में जो एम्प्लॉयर का खुद का है वहाँ पे इलाज चल रहा है तो फुली एग्जम्प्ट है।
अगर ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे प्रिस्क्राइब डिजीज़ का इलाज चल रहा है जो कि चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किए हुए हैं तब भी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल का टैक्सेबल रहेगा। कोई भी पेमेंट या रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट है किस रिस्पेक्ट में, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट। ये था सारा इंडिया का जो कवर हो रहा है। फिर आता है आउटसाइड इंडिया अगर कुछ भी हो रहा है तो बस आउटसाइड इंडिया में आपको ना एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है, एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे किसने प्रिस्क्राइब की हुई है, प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। आरबीआई ने सीधा सीधा प्रिस्क्राइब की हुई है कि इतनी एग्जम्पशन लिमिट है और उसके बाद क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेट्स से कि मैं कहती हूँ 5 लाख का खर्चा आया, बाहर जाके किसी चीज़ का इलाज कराया, जिसमें से आरबीआई ने बोला है कि 1 लाख एग्जम्प्ट होगा, तो बाकी का 4 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आता है, कोई भी एक्सपेंसेस, ध्यान से समझना, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ट्रैवल, अब आने जाने का भी खर्चा होगा अगर हम फॉरेन जा रहे हैं इलाज कराने, ऑन ट्रैवल ऑफ पेशेंट का, और 1 अटेंडेंट, कोई उसके साथ भी जाएगा, अकेला तो नहीं जाएगा वो, 1 अटेंडेंट इज फुली एग्जम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। कब, प्रोवाइडेड दैट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम मतलब सारी की सारी इनकम विद परक्विजिट विद टैक्सेबल प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सबको प्लस करते हैं, तो उसकी जो जीटीआई है ऑफ एम्प्लॉय की किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2 लाख। अगर 2 लाख से ज़्यादा नहीं है तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखना, कोई भी एक्सपेंसेस जो भी ट्रैवलिंग के टाइम पे हो रहा है, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, सिर्फ एक अटेंडेंट का उससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल उसमें ही रहेगा। एक अटेंडेंट तक का एग्जम्प्ट है, कब, जब जीटीआई कितना रहेगा, 2 लाख। आई होप ये आपको पहली मेडिकल फैसिलिटी समझ आ गई होगी कैसी है। अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं हम, क्या बोला उसने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, ध्यान से समझना, फिर आगे कराती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है, ग्रोस एनुअल सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द ग्रोस इनकम फ्रॉम द सैलरी ऑफ मिस्टर राम की निकालनी है। ग्रोस एनुअल सैलरी है उसकी 1,95,000, मतलब सैलरी कितनी हो गई, 1,95,000। ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे क्या है, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है किसको, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को। प्राइवेट प्रैक्टिशनर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमने पढ़ा था कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है या स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 30,000। ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, अप्रूव्ड किसने किया हुआ है, अगला चीफ कमिश्नर ने, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, ये भी अप्रूव्ड है चीफ कमिश्नर, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ट्रैवलिंग अब्रॉड, बाहर जा रहा है, बाहर जाने का खर्चा है, ठीक है, एक अटेंडेंट के साथ है, 1 लाख का, हमें पता है ये जब एग्जम्प्ट होगा जब 2 लाख से कम जीटीआई आएगी। जीटीआई हमें जब पता चलेगा जब हम सारे पॉइंट कर लेंगे, तो इसलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी 5th पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। 6th देखते हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वहीं सारा कुछ रहने का जो भी करने का खर्चा है वो क्या हो जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आउट ऑफ 6 वाले में आरबीआई ने कितना परमिट किया हुआ है, 1 लाख। हमने पता है जितना उसे मिल रहा है उसे वहाँ पे खर्चा सारा का सारा 1,50,000 दिया एम्प्लॉयर ने, 1 लाख आरबीआई ने परमिट किया हुआ है, तो 50,000 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 8th वाला, द एम्प्लॉयर रीइंबर्स द मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर बाय एम्प्लॉय ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडफादर डिपेंडेंट ऑन हिम। हमने जब जो फैमिली मेंबर पढ़े थे वहाँ ग्रैंडफादर इंक्लूड नहीं थे, सो दैट कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2,000 फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रैंडफादर, अगर यहाँ पे फादर होते तो ये एग्जम्प्ट रहता, बट ग्रैंडफादर हैं इस वजह से टैक्सेबल हो जाएगा।
एक्सपेंसेस ऑन कैंसर, कैंसर के लिए है, बस पता ही चल गया कि प्रिस्क्राइब डिजीज़ के लिए चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया, तो ये भी एग्जाम। अब जीटीआई में क्या आ जाएगा, ये दिस प्लस दिस करके देखो 2 लाख से ज़्यादा बन ही रहा है, 2 लाख से ज़्यादा है तो जितना उसको ट्रैवलिंग वगैरह के लिए मिल रहा है वो फुली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 1 लाख का 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमने 1 लाख क्यों प्लस किया, क्योंकि हमने पढ़ा था ये पॉइंट, जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है इंक्लूडिंग 1 अटेंडेंट वो जब एग्जम्प्ट होगा जब जीटीआई 2 लाख से कम होगी। यहाँ जीटीआई 2 लाख से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जितनी भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये था मेडिकल फैसिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन। मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों का इसका कोई अलग से क्वेश्चन है क्या बुक में। यस, आप अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका हो जाएगा। हमारा 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये सारे हो चुके हैं। अब हम आगे के करते हैं। चलो, ये था परक्विसिट। फर्स्ट परक्विसिट हमने एग्जम्प्ट वाला कैटेगरी का किया, मेडिकल फैसिलिटी। अब मैं कुछ नाम लिख रही हूँ जो सारे एग्जम्प्ट ही हैं, सिर्फ आपको नाम से बस याद रखना है। नेक्स्ट है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस। कोई भी स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस करवाया हुआ है, पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है पूरे स्टाफ के ग्रुप का, तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। मैगजीन एंड जर्नल, कोई भी मैगजीन या जर्नल प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, वो भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट। वो कोई टैक्सेबल उसमें नहीं आता। कोई ओवरसीज परक्विसिट हैं वो भी हमारे एग्जम्प्टेड में रहेंगे। कोई भी परक्विसिट मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं वो भी एग्जम्प्ट रहेंगे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। कोई भी किसी भी तरीके का परक्विसिट मिनिस्टर को मिल रहा है, दैट ऑल एग्जम्प्ट। एंड परक्विसिट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को जो भी परक्विसिट मिल रहे हैं वो भी क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। कोई फ्री एजुकेशन फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय को दी जा रही है, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, वो भी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को कोई स्कॉलरशिप मिली तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगी। ये सारे क्या आते हैं, एग्जम्प्ट। एक और इसमें ना एलटीसी आता है हमारे पास ना, हमारे पास एक इसके अंदर और आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी। इसका ना बहुत बड़ा एक प्रोविज़न है। मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ, वैसे इसका क्वेश्चन बेसिक उसमें ही रहेगा। अगर कहीं भी मुझे क्वेश्चन में लगा ना कि पूरा सब कुछ उसमें पूछा जा रहा है तब मैं आपको पूरा डीप में करा दूंगी। मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं करा रही कि ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो एलटीसी में आपको इतना याद रखना है जितना एक्चुअल उसको मिल रहा है, ठीक है, वो सारा क्या एक्चुअल जितना मिल रहा है, मतलब एलटीसी का मतलब क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसको जैसे घूमने जाने के लिए फैमिली के साथ जो भी फैसिलिटी मिल रही है तो उस पर जितना एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है, जितना एक्चुअल उसको मिल रहा है रीइंबर्स हो रहा है, माइनस जितना एक्चुअल वो खर्च कर चुका है, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे उसके एम्प्लॉयर ने उसको 50,000 दिए जिसमें से खर्च हुआ सिर्फ 40,000, तो बाकी का 10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको बस इतना लीव ट्रैवल कंसेशन में याद रखना है इसका प्रोविज़न बहुत बड़ा। मैं आपको अगर लगा कि क्वेश्चन में आ रहा है तो मैं पूरा आपको डिटेल में करा दूंगी, अदरवाइज़ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। ये थे हमारे सारे परक्विसिट। अब हो गए हमारे सारे परक्विसिट ख़त्म, सारे अलाउंसेस ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद हमारे बच्चे हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वो 3-4 है, वो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। अब मैं कुछ फंड्स कराती हूँ आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होते हैं, जो ऐसे फंड जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए, मतलब उनकी सैलरी में से कुछ पैसा जोड़ा जा रहा है ताकि जो फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस समय उनको बेनिफिट मिल सके। तो फ्यूचर के लिए जो पैसा जोड़ा जा रहा है वो है हमारा प्रोविडेंट फंड। इसका पूरा समझ के देखना। एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय मतलब जैसे मैं हूँ तो जितनी मेरी सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज प्रोविडेंट फंड में डाल दिया। एम्प्लॉयर इस
फंड में कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी। तो एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हुआ, एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का हुआ। ठीक है, ये हो गया। इसमें दोनों का वैसे रहता है इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, इन फंड। अब इस फंड में उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट। हमें पता है पैसा कहीं भी जुड़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो इंटरेस्ट, अब उसमें क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट हो सकता है एम्प्लॉय के शेयर पे भी है और इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के शेयर पे भी है। ठीक है, फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन जितना भी किया था जितने सालों में, प्लस टोटल इंटरेस्ट करके जितनी लमसम अमाउंट उन्हें मिलती है, लमसम मतलब इकट्ठी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन्हें मिल जाएगी, जितना भी उनके फंड में पैसा पड़ा होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे फंड्स हैं, उनमें इनका क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा, इंटरेस्ट है तो वो एग्जम्प्ट होगा, या लमसम है तो वो एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा, वो सब बताती हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगता है। फिर जब रिटायरमेंट के वक्त पे जो कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट टोटल प्लस होके लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पे मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। टाइप ऑफ फंड्स, टाइप ऑफ फंड में सबसे पहले करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दैट मीन्स एसपीएफ, इसे हम एसपीएफ भी लिखा आ सकता है। ये कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है इस वाले फंड को। ठीक है, एसपीएफ ऐसा फंड है जिसको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सब एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो भी क्या होगा? एग्जम्प्ट। जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी क्या होगी? एग्जम्प्ट। ये गवर्नमेंट का है, इसमें सब कुछ क्या रहता है? एग्जम्प्ट रहता है। एसपीएफ ये सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें एप्लीकेबल होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये ऐसा प्रोविडेंट फंड है जिस पे हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1992 अप्लाई होता है। इस फंड के ऊपर हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1992 अप्लाई होता है। यहाँ आपको क्या याद रखना है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्जम्प्ट रहेगा अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक तो एग्जम्प्ट रहेगा, उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी वही है सेम एज एचआरए। एचआरए में हमने क्या ली थी? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, सेम रहेगी। ठीक है, और इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, कोई भी इंटरेस्ट है इसमें वो एग्जम्प्ट रहेगा अप टू 9.5%। ये मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और लमसम अमाउंट जो मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एग्जम्प्ट ही रहती है। इसमें क्या है? कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ था कंट्रीब्यूशन जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल का टोटल एग्जम्प्ट था, यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा सिर्फ 12% ऑफ सैलरी तक का, उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट भी अगर 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 9.5% तक एग्जम्प्ट है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल, और लमसम अमाउंट एग्जम्प्ट रहती है। फिर आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये वैसे भी आपके थियोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 नंबर में पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा इसको कर लेना। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? जो प्राइवेट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोई फंड क्रिएट किया हुआ है तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। यहाँ पे क्या है?
जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयड, ये पेपर में नहीं आता है, वैसे ये आता है, बट ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। कोई भी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है वो एग्जम्प्ट रहेगा। अगर इस पे कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय के शेयर पे, तो वो टैक्सेबल होगा, बट अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब हम चैप्टर करेंगे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये वहाँ पे टैक्सेबल होता है। सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा इंटरेस्ट एम्प्लॉय के शेयर पे, क्योंकि ये अदर सोर्स में आता है, ये इसमें नहीं आएगा सैलरी वाले चैप्टर में। आपको बस ये याद रखना है, सैलरी वाले चैप्टर में कौन सा आएगा, अगर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट हमारे पास होता है एक अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड ये क्या है, ये प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड बेनिफिट टू एम्प्लॉय ऑन देयर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के वक्त भाई बेनिफिट मिले, इस वजह से फंड क्रिएट किया जाता है, और इसका सब कुछ क्या रहता है, एग्जम्प्ट ही रहता है, जैसा हमने एसपीएफ में पढ़ा था। मेन आपको जो करना है वो करना है आरपीएफ का। आया समझ आपको? ये सारे फंड है कि फ़ंड क्या होता है मैंने बता दिया, कितने तरीके के हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट रहता है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ये नोट कर लेना। अब मैं इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको ताकि वो समझ आ जाए। इसका क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देती हूँ 13। फिर रह गए हमारे सिर्फ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, वो नेक्स्ट वीडियो में करा के ये सोचो चैप्टर की सारा खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस आपको डेली कराने हैं ताकि आपके चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। सिर्फ एक प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी है, वो भी 4 है, कंपनसेशन, एरियर ऑफ सैलरी वगैरह, तो वो कोई ऐसा डीप उसमें पढ़ने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखना। उसने बोला मिस्टर राम इज़ एन एम्प्लॉय गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 40,000। सैलरी है, एक मिस्टर राम है, उसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ, यानी कि 4,80,000 प्लस डियरनेस पे है 4,000, तो 48,000 ये हो गई। ठीक है, उसने आगे हमें क्या बोला, शी कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ हर सैलरी एंड डियरनेस पे टू अ प्रोविडेंट फंड टू विच हर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट। मतलब वो भी खुद कंट्रीब्यूट कर रही है 15% ऑफ सैलरी और डियरनेस पे, और एम्प्लॉयर भी, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12%, जो कि बन रहा है विच अमाउंटेड टू 72,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। 72,000 टोटल इंटरेस्ट है। शी पेड प्रोफेशनल टैक्स, वो पे कर रही है। व्हाट विल बी हर टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, के लिए हमें टैक्सेबल सैलरी बतानी है सारी डिडक्शन के बाद। इफ प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फर्स्ट केस क्या है, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो हमें पता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने पढ़ा था जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 12% तक रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। ठीक है, अब देखो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन जो है 15% कर रहे हैं, हमें पता है 12% तक एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट अप टू 12%। ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 15%, 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 12 एग्जम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना होगा सिर्फ 3%। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 5,28,000 का 3%, वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, 15,840। फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है 9.5% तक, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%, उसे मिल रहा कितना है 12%, टोटल मिला हुआ है 72,000 इंटरेस्ट, जो कि है 12% के लिए, तो 9.5 के लिए कितना होगा, मिला कितना, या तो ये इस तरीके से कर लेते हैं कि मिला 12, एग्जम्प्ट कितना होता है 9.5, तो टैक्सेबल कितना होगा 2.5, तो ये 72,000 कितने के लिए, 12 के लिए, एक के लिए जो निकलेगा मल्टीप्लाइड 2.5, तो 2.5 के लिए यहाँ पे टैक्सेबल आ जाएगा सीधा।
15,000 हमारा क्या हो गया इसमें से टैक्सेबल। आई होप ये समझ आया होगा। फिर वो कह रहा है वो प्रोफेशनल टैक्स पे कर रही है 2,000 रुपये। वो तो हमने याद हो जब मैंने आपको टोटल बताया था कि ग्रोस टोटल इनकम होती है जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है, तो ये वही है। यहाँ हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की, और यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा 2,000 रुपये। अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं एक बारी, कितना बनता है। ये आ गया 506,840 हमारा इतना क्या हो गया टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब अगला क्या है, अनरिकॉग्नाइज फंड में है। अनरिकॉग्नाइज फंड में क्या है, बस इंटरेस्ट वाला नहीं लेंगे, बाकी जो भी कंट्रीब्यूशन है 15% का 15% टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा 15%। जैसे यहीं पे करते हैं, अगर हम 4,80,000 48,000 15% कितना आता है इसका, ये आ गया 79,200। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेते यहाँ, और फिर वही माइनस कर देंगे हम 2,000 और 50,000। ये कैलकुलेशन भी करा देख लेना, कुछ गलत तो नहीं है मेरी, और इस तरीके से आप करोगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ये करके देख लेना एक बार ना कैलकुलेशन, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। ये हो गया हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए, ये हो गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया आज फंड वाला और सारे परकेसेट। अब रह गए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और आगे के सारे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको करना है। क्वेश्चन 14 वही है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मैंने बताया था ना, 5,000 और एक्चुअल रिसीव 20% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो 14 क्वेश्चन आपको यही दिया गया कि सुरेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको सैलरी इतनी मिल रही है, डीए इतना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो आपको वो बताना है। अब मुझे पता है कर लोगे, बस अब कोशिश करते हैं इस चैप्टर को फटाफट वाइंड अप करने की। थैंक यू सो मच।